Okay, let's start general organic chemistry. अगर देखा जाए तो इंडिविजुअली टॉपिक्स को तो ये सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। ऑर्गेनिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग जीओसी भी बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है। क्यों? क्योंकि ये बैकबोन है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आपको जीओसी क्लियर नहीं है तो फिर मजबूरी हो जाती है हमको कि आगे की रिएक्शन रटनी पड़ जाती है। मोस्टली रिएक्शन हमें बिल्कुल एकदम रटनी पड़ जाएंगी अगर आपको जीओसी क्लियर नहीं है, क्योंकि हर बार छोटा छोटे ट्विस्ट आते रहेंगे और हम बस यही सोचते रहेंगे हे भगवान ये चल क्या रहा है। तो सबसे पहली चीज हमारे लिए बहुत जरूरी होगी कि वी शुड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक कॉल्ड जीओसी। तो हम लोग जो सबसे पहले जो कुछ चीजें लिखेंगे वो सबसे पहले नंबर 1 हेडिंग डालेंगे। सबसे पहली चीज हम लोग लिखेंगे बॉन्ड फिजन। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बॉन्ड फिजन मतलब बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड के तोड़ने को हम लोग बॉन्ड फिजन बोलते हैं। अच्छा, इसको मैं जल्दी से लिख देता हूँ। ये दो टाइप से होते हैं। ये एक होता है होमोलिटिक और एक होता है हेट्रोलिटिक। एक हो गया होमोलिटिक और एक हो गया हेट्रोलिटिक। तो होमोलिटिक में क्या होता है आपको मालूम है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ। होमोलिटिक में क्या होता है कि हमारा बॉन्ड जो है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वली डिवाइडेड हो जाते हैं इसके पार्टिसिपेंट्स पे। मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बॉन्ड गेट्स broken in such a manner that both the atom get their electron back. Like जैसे मान लीजिए जैसे ये है ए, या एक नहीं, मैं कार्बन का ही एग्जांपल लेता हूँ बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं। ये हमारा कार्बन हो गया, इस कार्बन ने किसी और कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है, ठीक। अब क्या होगा, ये बॉन्ड जो ब्रेक होता है इसको हम लोग कुछ ऐसे दिखाते हैं, ये एस से एरो बना करके। ये देखिए, ये एरोज जो मैंने बनाए ये हाफ एरो कहलाते हैं। या तो आप ऐसे एरो बनाइए या फिर आप ऐसे एरो बनाइए। मैं ऊपर बना करके दिखा रहा हूँ, ये ऐसे, ठीक है। पर बनाइएगा दोनों हाफ एरोज ही। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी मैं एरो अगर बनाऊं तो एरो ऑलवेज टेल अस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एरो हमेशा बताता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मान लीजिए कभी ये रिएक्शन हो रही है, लेट्स से कि आपको रिएक्शन दिखाई गई H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स अस H2O, तो मैं एरो कभी अगर गलती से ऐसे बना दूं तो बोल दीजिएगा सर क्या कर रहे हैं आप, H प्लस कहां से इलेक्ट्रॉन दे देगा OH को। तो ये एरो बनाना गलत होगा, कंप्लीटली रॉन्ग। आपको ऐसे एरो बनाना पड़ेगा, मींस OH माइनस विल बी डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू H प्लस। व्हाट विल गेट इन दिस केस, विल गेट वाटर। क्लियर? तो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा माइंड में। अच्छा, आप देखिए क्या होगा कि जब आप नीचे वो बॉन्ड ब्रेक करोगे ये होमोलिटिक फिशन में, या तो इस तरीके से एरो बनाना जैसे मैंने अभी बना रखा है, या फिर ये ऊपर वाले की तरह बना देना, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ ऐसी चीज मिलेगी। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो कभी यहां बॉन्ड में हुआ करता था, जो कभी यहां बॉन्ड में हुआ करता था। वी कॉल दिस सब्सटेंस एज फ्री रेडिकल। हम इसे फ्री रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। दिस इज फ्री रेडिकल। तो होमोलिटिक फिशन में फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। क्या होते हैं फ्री रेडिकल, अभी हम लोग और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। दूसरा हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक में क्या होता है, वन ऑफ द एटम गेट्स बोथ द इलेक्ट्रॉन। मतलब कुछ ऐसा हो जाता है। अब देखो, पिछले केस में मैंने बनाया था हाफ एरो, ठीक है। हाफ एरो, हाफ एरो क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड के 50% इलेक्ट्रॉन एक कार्बन ले जा रहा है और एक बॉन्ड के 50% इलेक्ट्रॉन दूसरा कार्बन ले जा रहा है। यहां मैंने देखो एक फुल एरो बनाया है। फुल एरो मींस कि अब इस बॉन्ड में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन ही ले जा रहा है, एक लेफ्ट वाला। तो हमें क्या मिलेगा, विल गेट समथिंग लाइक दिस।
माइनस, और माइनस में देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लाने के लिए। प्लस हमारे पास क्या आएगा, ये और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। वी कॉल इट कार्बेनियन और कार्बेनाइन, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन। तो अब मैं तीन चीजें यहाँ लाइन से लिख रहा हूँ, उसमें हम लोग थोड़ा सा पॉइंट वाइज कुछ लिख लेंगे। लेट्स से फ्री रेडिकल, एक हो गया कार्बोकैटायन, एक हो गया कार्बेनाइन। बहुत छोटी छोटी चीजें लिखूंगा, हो सकता है आपको मालूम भी हो, बट स्टिल इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अच्छा, पहली चीज, फ्री रेडिकल के अगर आप वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन काउंट करो, लेट्स से टॉक अबाउट दिस कार्बन, तो इस कार्बन के वैलेंस शेल में अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो आप देखोगे इसने तीन बॉन्ड्स तो प्रॉपर बना रखे हैं, दैट मींस 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, और प्लस एक ये 7th इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो ये होगा आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दिस विल हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। क्यों लिख रहा हूँ ये अभी आपको मैं बता दूंगा। कार्बोकैटायन में कितने होंगे, कार्बोकैटायन में आपको दिख रहा होगा सिर्फ दो तीन बॉन्ड बने हुए, दैट मींस देयर आर जस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। कार्बोनाइन में कितने होंगे, कार्बोनाइन में आपको दिख रहा होगा कि एक वो लोन पेयर जैसा आ गया है जो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी गॉट 3 मोर बॉन्ड्स इन व्हिच 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन ईच बॉन्ड। दैट मींस अगर हम इसको टोटल काउंट कर लें तो ये 2 2 6 और 2 8, वो मींस ये होंगे 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ठीक है, तो जो इसका जो सेकंड पार्ट है, फ्री रेडिकल क्या कहलाएगा, फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मींस अभी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो दिस विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ये इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी कार्बोकैटायन भी होगा, उसको भी दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अच्छा, जो थर्ड वाला है ये कार्बन 9, इसको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इसका ऑक्टेट ऑक्टेट सब कंप्लीट है, इनफैक्ट इससे तो नेगेटिव चार्ज गेन कर रखा है, तो इसको थोड़ा सा पॉजिटिव चाहिए सो दैट इट कैन बिकम न्यूट्रल ना, कोई चार्ज नहीं रहना चाहता, एवरीवन वांट्स टू बिकम न्यूट्रल, तो इट वांट्स सम प्लस सो दैट इट कैन बिकम न्यूट्रल, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं। थर्ड, अगर आप गौर से देखोगे तो अगर आप फ्री रेडिकल को देखो तो यहाँ पर तीन बॉन्ड पेयर है और कोई भी लोन पेयर नहीं है, दिस इज लोन इलेक्ट्रॉन, इट इज नॉट लोन पेयर। तो लोन पेयर नहीं है, आपको मालूम होगा अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहें तो स्टेरिक नंबर 3 आएगा। स्टेरिक नंबर क्या होता है, सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस सम ऑफ लोन पेयर, तो यहाँ स्टेरिक नंबर का सम 3 आएगा, तो ये जनरली sp2 हाइब्रिडाइज होगा जनरली। अच्छा, अगर यहाँ बात करेंगे कार्बोकैटायन की तो ये तो 100% sp2 हाइब्रिडाइज होगा। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं ये कार्बोनाइन, ओ सॉरी, हाँ, अगर हम बात करते हैं कार्बोनाइन की तो कार्बोनाइन में देखिए तीन बॉन्ड पेयर है सिग्मा बॉन्ड के और एक लोन पेयर टाइप से आ रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। कोई आपसे पूछ सकता है इन सबकी शेप्स क्या होंगी, तो व्हाट विल बी द शेप्स, लेट्स से फोर्थ वाले की अगर अगर फ्री रेडिकल की शेप देखोगे तो वो कहलाती है हमारी ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ना, बट अगेन इट विल बी जनरल। यहाँ कुछ केसेस ऐसे आते हैं जहाँ फ्री रेडिकल अपना हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर लेता है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है सॉरी, तो ये भी ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अगर आप इसकी बात करो कार्बोनाइन की तो कार्बोनाइन आपका होगा पिरामिडल इन शेप जस्ट लाइक अमोनिया, ये पिरामिडल होता है शेप। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये कुछ बातें हो गई। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्टार लगा रहा हूँ और एक पॉइंट लिख रहा हूँ कि अगर मान लीजिए फ्री रेडिकल्स में, लेट्स से इन फ्री रेडिकल्स इफ कार्बन इज बॉन्डेड टू फ्लोरीन, अगर मान लीजिए कार्बन गलती से फ्लोरीन से बॉन्डेड हो जाता है तो इन दैट केस हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन changes to sp3।
तो अगर गलती से फ्लोरीन से फ्री रेडिकल में बॉन्डेड है कार्बन तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज होकर के sp3 हो जाता है। कैसे, उसको भी देख लेते हैं। लेट्स से फ्लोरीन कार्बन से बॉन्डेड हो गया somehow, और ये बन गया अपना फ्री रेडिकल। हालांकि इसकी हालत खराब रहेगी बट चलिए बन गया। अब क्या होगा कि यहाँ पर फ्लोरीन के पास में लोन पेयर्स बहुत सारे, और फ्लोरीन का साइज भी है बहुत छोटा, तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड है ये बहुत छोटी बॉन्ड लेंथ का होगा। तो ये जो लोन पेयर्स हैं दे विल स्ट्रांगली रिपेल दिस लोन इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत गजब रिपल्शन डालेंगे। तो ये लोन इलेक्ट्रॉन जो है इसकी हालत खराब हो जानी है। तो आपको पहले मैंने जब केमिकल बॉन्डिंग हम लोग डिस्कस करते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग में बताया जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन होने के पीछे जो एक मेन रीजन होता है, हाइब्रिडाइजेशन अकर्स जस्ट टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी, सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन अकर्स जस्ट टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी बाय मिनिमाइजिंग रिपल्शन। हम कुछ भी करके रिपल्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे भी हम यही कोशिश करेंगे, मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को, रिपल्शन को। कैसे, पहले का केस समझ लीजिए और बाद का केस समझ लीजिए। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता तो ये सबके सब एक ही प्लेन में आ जाते, सबके सब लोन इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ फ्लोरीन, एवरीवन वुड हैव बीन इन द सेम प्लेन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन था ना, तो वो इस लोन पेयर को एकदम जान ले लेते हैं। ठीक है, तो अब लोन इलेक्ट्रॉन क्या कहते, सॉरी लोन पेयर मैंने बोल दिया, लोन इलेक्ट्रॉन की। तो अब लोन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो कहता है भाई हम जा रहे हैं प्लेन के बाहर, तो अपने आप अपनी शेप को कर लेता है कुछ ऐसा, अपनी शेप को वो कुछ कर लेता है ऐसा। अब क्या हुआ, फ्लोरीन और आपके जो लोन इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अच्छा, लोन इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के बीच का अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आप प्लेनर तो रहे नहीं, अब तो आप नॉन प्लेनर हो गए, तो इस वजह से आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको नोट करना चाहें कर लीजिए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपकी कुछ मैंने इंट्रोडक्शन दिया फ्री रेडिकल्स के बारे में, और थोड़ी और चीजें बेसिक्स हम लोग जानेंगे। आई होप आपने नोट कर लिया, मैं आगे बढ़ाता हूँ, करना हो कर लीजिए। ऐसे ही फ्लोरीन से जब भी कनेक्शन दिख जाए कार्बन का तो समझ लीजिएगा हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने जा रहा है। फ्लोरीन ही नहीं, इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, हाँ क्लोरीन से फर्क नहीं पड़ेगा। क्लोरीन से इसलिए फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि क्लोरीन का साइज रिलेटिवली बड़ा होता है, तो उससे हमें कोई लोड नहीं आता है, रिपल्शन रिपल्शन इतना नहीं आता कि हमें अपना हाइब्रिडाइजेशन चेंज करना पड़ जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगली हेडिंग डाल दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ठीक है, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इसको हम लोग समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नाम से ही समझ में आ रहा होगा, रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स। तो रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स मतलब यहाँ पर ये इफेक्ट हमको ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो सकता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सिर्फ इसके आते हैं पिक्चर में कि वो ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहाँ हो सकता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही सब चीजें डिसाइड करेगा फ्यूचर में। मतलब आप देखोगे कि मोर इन्फ्लुएंशियल जो है वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन घर के अंदर बंद रहने वाला आदमी है। ठीक है, वो घर के अंदर जो बंद रहता है वो जनरली लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, इन्फ्लुएंस करने वाले बंदे को बाहर निकलना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन इज अ पर्सन जो कि अपने एटम यानी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है और उसके बाद लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसका मतलब वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये ज्यादा मायने रखता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमको ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जो चार हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल। पहला इंडक्टिव, जिसको हम लोग आई इफेक्ट भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रोमेरिक, हालांकि लोग इलेक्ट्रोमेरिक को लास्ट में करते हैं बट मैं जल्दी कर लेता हूँ। इलेक्ट्रोमेरिक, इसको हम लोग ई इफेक्ट लिखते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रोमेरिक। थर्ड है मीजोमेरिक और रेजोनेंस, मतलब महा इफेक्ट आप इसको बोल सकते हो। इसको अपन एम या फिर आर इफेक्ट से दिखाते हैं। फोर्थ आपका आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ये चार इफेक्ट्स हैं। बाय द वे, मीजोमेरिक को हम महा इफेक्ट का नाम देते हैं, इट इज
बिगेस्ट इफेक्ट हमारे लिए। ठीक है, चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो मैं पॉइंट वाइज इसको लिखाऊंगा। पहली चीज, इंडक्टिव इफेक्ट होता कब है और ये कब आता है। तो पहली चीज, इट इज परमानेंट। ये एक परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, परमानेंट इफेक्ट इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि आज है और कल निकल लिए। मतलब एटम अगर पैदा होता है तो अपने साथ इस इंडक्टिव इफेक्ट को लेकर के आता है। मतलब ये जन्मजात इफेक्ट है मान लीजिए। ठीक है, ये जब से ही पैदा होगा तो सारे इफेक्ट छूट सकता है, सारी चीजें वो छूट छोड़ सकता है, बट वो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं छोड़ सकता। ठीक है, जैसे इंसान पैदा होता है तो कुछ भी कर ले, सांस लेना नहीं छोड़ सकता। सांस लेना छोड़ने का मतलब है गेम हो गया। खाना छोड़ सकता है, वो हो सकता है पीना भी छोड़ दे, लेकिन सांस लेना नहीं छोड़ सकता। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज जस्ट लाइक ब्रीदिंग, कि वो ये इफेक्ट जा नहीं सकता। तो ये परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, दूसरी चीज, कब आता है ये? इट अराइजेस व्हेन देयर इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस मिलेगा तो ये इफेक्ट ऊपर निकल करके आएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है तो ये इफेक्ट नहीं आएगा एटलीस्ट। ठीक, थर्ड पॉइंट, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ये। इट इज वीक, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये कुछ चीजें हो गई हमारी। ठीक है, ये कुछ चीजें हो गई कि ये इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब इसको एक बार हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स से जैसे कार्बन से कार्बन से कार्बन से कार्बन से कार्बन से कार्बन कनेक्ट है, और कार्बन का कनेक्शन आपने किसी एक्स से कर रखा है। एक्स कुड बी एनीवन, लेट्स से इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक्स हमारा हो गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है? वो बस क्या करता है, अपने पड़ोसी की टांग खींचता है और उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर शिफ्ट करा लेता है। ठीक है, तो यहाँ देखो बहुत ज्यादा इसने डेल्टा नेगेटिव अपने ऊपर ले आया। तो इन सिमिलर मैनर आपका ये जो कार्बन है अपने ऊपर बहुत सारा डेल्टा प्लस ऑब्टेन कर लेगा समहाउ। ठीक, अब ये कार्बन जो ये जो कार्बन आ गया जिसके ऊपर डेल्टा प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो ये अपने बगल वाले कार्बन से कहेगा भाई हमें इलेक्ट्रॉन दो। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा तो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है जो आपका सेकंड नंबर वाला कार्बन है, ये कहेगा क्यों इलेक्ट्रॉन दे भाई जबरदस्ती। क्योंकि भैया तुम कोई ऐसे तो नहीं हो कि तुम ऑक्सीजन ऑक्सीजन टाइप से हो कि मान इलेक्ट्रोनेगेटिव हो कोई, नहीं, तुम तो कार्बन ही हो। तुम कार्बन हो तो तुम्हें हम इलेक्ट्रॉन क्यों दे? क्योंकि तुम कार्बन हो, हम भी कार्बन है, दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये कार्बन कहता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कार्बन कहता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑफकोर्स ये कार्बन ऑफकोर्स पूछेगा कि क्यों। तो पहला वाला कार्बन कहता है आई होप यू कैन सी दिस डेल्टा प्लस ओवर मी। और पीरियोडिक प्रॉपर्टी में तुम्हें पढ़ाया गया था कि अगर किसी एटम के ऊपर डेल्टा प्लस बढ़ता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो अब मजबूरी में जो रेड वाला कार्बन है इसको मानना पड़ेगा कि हाँ भैया जो उससे कार्बन अटैच्ड है वो डेल्टा प्लस एक्वायर कर रहा है। तो अब वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया, तो इसको इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करनी ही पड़ेगी। अच्छा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करेगा तो यहाँ पे डेल्टा प्लस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो मैंने पहले से डेल्टा प्लस थोड़ा सा कम दिखाया, यहाँ मैंने 5 दिखाया, यहाँ मैंने 4 दिखाया। क्यों? क्योंकि है तो बेटा ये कार्बन ही, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं खींच पाएगा जितना एक्स खींच रहा था। अब सेम स्टोरी पीछे रिपीट होगी, वो पीछे वाले कार्बन से कहेगा इलेक्ट्रॉन दो, पीछे वाला फिर बोलेगा क्यों, तो वो कहता है देखो मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मेरे ऊपर प्लस है। तो ऑफकोर्स फिर कुछ डेल्टा प्लस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला कार्बन पीछे वाले कार्बन से कहेगा इलेक्ट्रॉन दो, वही सेम स्टोरी, यहाँ पे डेल्टा प्लस आ जाएगा। अच्छा, फिर जब ये फोर्थ वाला कार्बन फिफ्थ वाले से कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दो, तो फिर वही सेम स्टोरी होगी, क्यों दें? तो लास्ट वाला कार्बन बोलेगा भाई मैं तो नहीं दूंगा, मैं तो ज्यादा हम दोनों सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो ये वाला कार्बन अब बोलेगा जो फोर्थ वाला है कि देखो मेरे ऊपर डेल्टा प्लस। तो मजे की बात सुनिए, जो लास्ट वाला कार्बन है इसका रिप्लाई होगा कहाँ, मुझे तो नहीं दिख रहा डेल्टा प्लस। क्यों नहीं दिख रहा डेल्टा प्लस? क्योंकि ये डेल्टा प्लस हो गया है बहुत छोटा, इतना छोटा हो गया है कि अब ये इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा अगल बगल वाले बॉन्ड पेयर को। तो अगर ये बगल वाले बॉन्ड पेयर को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा तो यहाँ डेल्टा प्लस नहीं आएगा। तो इसका मतलब 3 से 4 कार्बन के बाद में आपके इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है,
तो इसलिए इसको बोला जाता है डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं इट गेट्स ओवर आफ्टर 3 to 4 कार्बन, 3 से 4 कार्बन के बाद में इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप गौर से देख रहे हो तो यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां मैं ये भी लिख रहा हूं इट इन्वॉल्व्स क्या, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ध्यान रखिएगा, दो वर्ड यूज होते हैं, एक है शिफ्टिंग, एक है ट्रांसफर। शिफ्टिंग का मतलब होता है बस थोड़ा सा मूव कर देना, बहुत बहुत थोड़ा, मतलब जैसे आप लोग होते होंगे कि जब स्कूल में प्रेयर में लाइन में लगाया जाता होगा तो लाइन को ठीक करने के लिए बोल दिया जाता होगा भैया थोड़ा आगे पीछे हो जाओ, एक हाथ का डिस्टेंस कर लो, ये वो फालतू की चीजें, तो उसको बोलते हैं शिफ्टिंग। अब तुम्हें कह दिया नहीं बेटा तुम निकल जाओ प्रेयर से, तो ये होता है ट्रांसफर। ठीक है, तो तुम्हें हटा ही दिया गया असेंबली से, तो हमारे यहाँ पे शिफ्टिंग होती है, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता है इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, आपको मालूम होगा सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करा पाना इट इज समवट डिफिकल्ट, तो इसलिए ये इफेक्ट वीक होता है। मैं ऊपर हालांकि लिख चुका हूं तो मैं फिर से हालांकि लिख दे रहा हूं, एज सिग्मा इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड, therefore this is a weak effect। मतलब उसका एक्सप्लेनेशन ऊपर वाले का वीक इफेक्ट समझ में आया क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है और सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो बेटा बहुत टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, आगे आपसे एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट पे पूछे जाते हैं और जो आपको जनरली बुक्स में मिलते नहीं है लेकिन जेई वगैरह और नीट वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। देख लेते हैं वैसा क्वेश्चन, इनको बोलेंगे हम खालिस इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन। चलिए बस ये 4 क्वेश्चंस हैं, आपको बस इतना करना है कि आपको बस ये बताना है कहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई हो रहा होगा, कहाँ पे नहीं हो रहा होगा, प्लस आपको ये भी बताना है कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा होगा, आपको ऐसे एरोज बना करके बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो कर रहा है। तो अपनी कॉपी में तुरंत ये लिखिए कहाँ इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, कहाँ नहीं काम कर रहा है, प्लस ये दिखाइए कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है। ठीक है, चलिए आपके पास में है घड़ी देख करके कितनी देर का टाइम, 1 मिनट का टाइम, इससे ज्यादा नहीं दे सकता भाई। तुरंत चैट में भेजिएगा, जहां आप सिर्फ चैट में इतना भेज दीजिए कहाँ इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। देयर आर 4 केसेस, लेट्स से 1 2 3 4, बस ये बता दीजिए इंडक्टिव इफेक्ट काम कहाँ नहीं कर रहा है, बना लीजिए चारों को। वाओ 10 सेकंड हो भी गए। तो सेंड मी ओवर चैट कि कहाँ इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है और कहाँ नहीं काम कर रहा है। ओके, भैया 30 सेकंड के ऊपर हो गए। ओके, एक मेरे पास आंसर आया, किसी ने भेजा ऑल, प्रियांशी तुमने भेजा ऑल। ओके, हमारी स्क्रीन 7, अच्छा वो पहले का है, ओके ओके सॉरी। दिवांशु ने 2 पे नहीं, ओके एनी अदर आंसर, मैं लास्ट 10 सेकंड और दूंगा। नॉट इन 2, श्योर मतलब आई थिंक शौर्य ने बोला कि 2 में नहीं काम कर रहा होगा, फाइन। और कोई आंसर जल्दी, लास्ट 10 सेकेंड्स, आई बिलीव इट इज ओवर। बस ये बताना है किसमें नहीं कर रहा है, दैट्स इट, ऑल एक्सेप्ट सेकंड वन, दैट इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल आपने सही बोला, मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया था, मैंने बोला था कि इट राइजेस व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज देयर, जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा योर इंडक्टिव इफेक्ट कैन नॉट ऑपरेट। एंड हाउ विल वी चेक whether we have electronegative difference or not?
ये देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये देखिए कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अरे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होते ही यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अगर आपको याद हो, sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। सिमिलरली अगर हम दूसरा केस देखेंगे तो दूसरे केस में सारे sp3, ये देखो sp3, ये देखो sp3, हर बंदा sp3 है, तो काहे का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस? तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है दैट मींस इंडक्टिव इफेक्ट विल नॉट एक्ट, सिंपली बोल दीजिए। बाकी हर जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यहाँ ऑक्सीजन कार्बन के बीच में, यहाँ क्लोरीन कार्बन के बीच में, इनफैक्ट sp2 के भी बीच में, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब ध्यान रखिएगा जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शो करेंगे तो यू शुड शो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसे करके बना दीजिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव को इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। आई होप आप बना लोगे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जहां पे हैं उस तरफ आपको इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करते हुए दिखाना है, ठीक है। ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं तो हम लोग पता नहीं एग्जाम में हमारे दिमाग को क्या हो जाता है, यहाँ तो अच्छा आंसर दे दिया, अक्सर होता है ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ एग्जाम में आ जाता है, आधे लोग तो दिमाग खराब, अरे इंडक्टिव इफेक्ट सब तो बोले थे जन्मजात होता है, पैदा होता है जब भी आदमी तो लेकर के पैदा होता है, तो जस्ट लाइक ब्रीदिंग, तो सभी में लग रहा होगा, तो ये बेवकूफी कर देते हैं, ये हमें नहीं करनी है, ठीक है। ब्रीदिंग की तरह, बट उसमें भी एक कंडीशन लगा दी है मैंने, मतलब एवरीथिंग कम्स इन दिस मार्केट विद कंडीशन अप्लाई टैग, तो यहाँ पे ब्रीदिंग भी, सांस लेना भी कंडीशन के साथ आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये यहाँ पर क्या एक चीज हम लिखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होते हैं, जिनको अपन EWG बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इनके इफेक्ट को नेगेटिव इफेक्ट कहा जाता है। मैं जनरलाइज लिख रहा हूँ, मैं मींस इट्स नॉट फॉर इंडक्टिव इफेक्ट ओनली, इनके इफेक्ट को नेगेटिव इफेक्ट बोलते हैं। अगर इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे तो विल कॉल देम माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अगर कोई क्या कहते हैं मीसोमेरिक इफेक्ट से खींच रहा होगा तो उसे माइनस एम इफेक्ट बोल देंगे। एट द वेरी सेम टाइम जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, जिनको हम लोग शॉर्ट में EDG बोलेंगे, जी का फुल फॉर्म मैं नहीं लिख रहा हूँ बार बार, तो इनके इफेक्ट्स को पॉजिटिव इफेक्ट बोला जाता है। व्हाई? बिकॉज ये लोग थोड़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में ज्यादा काम बिलीव रखते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन खींचने में। तो हम लोग कुछ चीजें यहाँ लिख लेते हैं, जैसे ये इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे लिए, सीक्वेंस ऑफ प्लस एम, तो सॉरी एम कहाँ से लिख दिया भाई, सीक्वेंस ऑफ प्लस आई। तो देखिए प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, किस इफेक्ट के थ्रू? इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। अब पहली चीज आपके मन में ये आनी चाहिए, और आपके मन में नहीं आनी चाहिए, मतलब मैं ही पूछूंगा कि बताओ, दो लोग हैं, एक है ए माइनस और एक न्यूट्रल है, दोनों में कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा? ए माइनस और ए, दिस ए इज न्यूट्रल एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज, तो कौन है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ज्यादा टेंडेंसी रखेगा? ऑफ कोर्स जो नेगेटिवली चार्ज है। व्हाई? बिकॉज वो नेगेटिव चार्ज है, और अब मैं बता देता हूं, आज बोल रहा हूं, इसको अंत तक याद रखिएगा, एवरीवन वांट्स टू बिकम न्यूट्रल, हर कोई न्यूट्रल बनना चाहता है। इफ यू आर एनाइन, तो एनाइन क्या चाहेगा कि वो मतलब भगवान से बस एक ही चीज बनाता है कि प्लीज गॉड सेंड समवन जो कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स को ले जाए, ये एनियन की वो है, ये एनाइन की आपकी वो है, क्या बोलते हैं, गॉड से मान लीजिए पुकार है, उनकी चाह है ये। कैटाइन क्या चाहता है? कैटाइन चाहता है कि भगवान किसी को भेज दो जो मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है। समवट लाइक सेम चीज चाह रहे हैं दोनों, न्यूट्रल होना, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ प्लस आई में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे उन लोगों को जो नेगेटिव चार्ज होल्ड करता है। अब नेगेटिव चार्ज जो होल्ड करने वाले बनने हैं, उसमें बताओ, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कार्बन पे नेगेटिव है, और एक बार मैंने बोल दिया ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा? कार्बन होल्डिंग नेगेटिव और ऑक्सीजन होल्डिंग नेगेटिव। सोचो, दोनों पे नेगेटिव आ रहा है, कौन है जो तड़प रहा होगा इस समय? अगर आप देखोगे गौर से तो ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर आराम से इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है, तो ये समाव ये खुश होगा, रिलेटिवली इट इज रिलेटिव फिनोमेना, ठीक है। तो ये रिलेटिवली खुश होगा, और ऑफ कोर्स ये दुखी होगा। व्हाई? बिकॉज ये इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इतना है नहीं, तो इसकी तो हालत हो रही होगी खराब। तो आपका जो कार्बन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी को रखेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं यही कुछ जो आपसे चीजें बोली हैं उनके बेसिस पे मैं एक सीक्वेंस बना दे रहा हूँ, मैं एक आपका प्लस आई का सीक्वेंस बना दे रहा हूँ। वो कुछ ऐसा है, स्टार्टिंग में सारे एनाइंस आएंगे,
ये देखिए एनाइन, और जहां एनाइन खत्म हुए अब इसके बाद में न्यूट्रल्स की बारी आएगी। तो अब एक चीज बताइए, जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि ये लगा CS3 और ये लगा CS3 ना लेकर के आप यहाँ पे कुछ O ले लो, लेट्स से यहाँ ये दोनों बंदे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, और एक ये केस ले लो, ये हो गया CS2, ये हो गया CS3, यहाँ भी ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहे होंगे। तो अब बात ये उठती है कि किस केस में ऑक्सीजन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे। तो आप क्या बोलोगे, किस केस में ऑक्सीजन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे, केस नंबर 1 में या केस नंबर 2 में? बोलना केस नंबर 1 में। क्यों? क्योंकि केस नंबर 1 में डायरेक्ट कनेक्शन विद ऑक्सीजन है 2 CS3 का, डायरेक्ट कनेक्शन है दो दो CS3 का ऑक्सीजन से, तो वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे। और दूसरे वाले केस में CS3 थोड़ा सा दूर हो गया है एक, तो इसका जो प्लस आई इफेक्ट है फॉर O वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ठीक है, इस तरीके को अगर मैं इस चीज को जनरलाइज करके लिख दूं, ये जो मैंने अभी आपको जस्ट चीज बताई है, इफ आई जनरलाइज दिस, तो जनरलाइज करने में देखो क्या हो जाएगा। अच्छा, कोई डाउट है बेटा तुरंत अनम्यूट करके पूछ लेना, कह देना सर एक बार रिपीट कर दीजिए, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ये देखिए इसमें मैंने CH3 लिखा है, आप चाहो तो CS3 को हटा करके आप R लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है वो। अगर आप और जनरलाइज करना चाहो तो यू कैन राइट हियर R। फिर मैंने क्या किया, एक R को फेंक दिया, उसकी जगह H लगा दिया। फिर मैंने क्या किया, एक और R को फेंक दिया और उसकी जगह H लगा दिया। फिर मैंने क्या किया, सारे R को फेंक दिए और सिर्फ H लगा दिए, मींस मिथाइल कर दिया इसको। ठीक है, और उसके बाद में आपका आता है D, और फिर उसके बाद में आता है आपका H का हम लोग मानते हैं कि ये न्यूट्रल है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। ये हमारा रेफरेंस है, हमने माना है H का कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्यों माना है ऐसा? क्योंकि H और कार्बन हमेशा साथ में मिलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन ही ऐसे किया जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो मींस कार्बन ऑलवेज कम्स अलोंग विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का कार्बन पे हम कोई इफेक्ट नहीं मानते। ठीक है, हम मानते हैं कि जो बाहर वाला बंदा आ रहा है वो क्या इफेक्ट डालेगा, तो हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, इसको जान लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, ये है प्लस आई का सीक्वेंस। ना आता हो तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी बढ़ जाता है। तो अगर आपने पीछे मैं आपको ये फिगर दिखाऊं वापस से, तो आप देखोगे कि अकेला यहाँ एक कार्बन इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। अगर आप इस सर्किल को बढ़ा कर दो, कुछ ऐसा सर्किल कर दो, तो अब आप देखोगे दो कार्बन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं। और सर्किल बड़ा कर दो तो आप देखोगे तीन कार्बन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं। तो नेट शिफ्टिंग टुवर्ड्स एक्स वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाओगे। तो एक चीज को ध्यान में रखिएगा, अगर मैं ऐसे कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए तो वो गलत नहीं है। प्लस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, गलत नहीं कहलाएगा ये। अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं तो प्लस आई बढ़ जाता है। लेट्स से दिस 3 R लगे हैं, 2 R लगे हैं, एक ही R लगा है, कोई R नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा, ये थोड़ा सा लंबा सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ माइनस आई। अब भैया अगर ये थोड़ा सा आपको परेशानी हो तो इसका इलाज भी देख लिया जाएगा, बट फिलहाल देखते हैं प्लस आई का सीक्वेंस, सॉरी माइनस आई का। सबसे ऊपर आता है माइनस आई में ये, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, हालांकि अच्छा रुक जाइए, मैं आपको और डिटेल में करा देता हूँ। अगर आप चाहेंगे तो सबसे ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज आएगा वो जब फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव आए। हालांकि ऐसा केस आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, फ्लोरीन के ऊपर प्लस बहुत कम केसेस में ही देखा जाता है। ठीक है, मतलब देखो क्या है कि फ्लोरीन ने ऑलरेडी हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रखा है और उसके ऊपर प्लस आ रहा है, दैट मींस फ्लोरीन इस समय इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह एक्ट किया होगा, इसने अपने लोन पे डोनेट किए होंगे। सबसे ज्यादा प्लस आई इसका होगा, माइनस आई सबसे ज्यादा इसका होगा, ये सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बन चुका है। ठीक है, इसके बाद में ये आएगा आपका O। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव,
पहले मैं क्या दिखा रहा हूँ, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उनके ऊपर पॉजिटिव। अच्छा, ऑक्सीजन खत्म हो गया तो अब नाइट्रोजन पे आ जाते हैं। इन लोग के तो प्लस आई माइनस आई बहुत ऊपर होता है, मतलब हद ऊपर होता है। देखो सब लोग अपनी वैलेंसी एक्सीड कर रहे हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है नॉर्मली, वो 3 बना रहा है बॉन्ड्स, तो तब इनके ऊपर पॉजिटिव आता है। अच्छा, यहां पर अब मैं एंट्री दे रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट बंदे को अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, NO2। बहुत नाम है इसका, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NO2 ने बहुत नाम कमाया है, नो डाउट, बहुत ज्यादा नाम कमाया है। इसको लिख लीजिएगा सीक्वेंस को साथ ही में, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सीक्वेंस है। ठीक है, अगर आपको इसमें किसी फंक्शनल ग्रुप के बारे में ना पता हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा कि सर ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। सीक्वेंस थोड़ा बड़ा बनेगा, पर घबराइएगा नहीं, मैं आपको बहुत छोटा ही याद करने के लिए बोलूंगा। यस प्लीज। ठीक है, अब अभी अभी मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, थोड़ा सीक्वेंस लिख, ये थोड़ा सा अभी जो अब जो जस्ट लिखने जा रहा हूँ उसको थोड़ा याद रखिएगा। ट्रिपल बॉन्ड का माइनस ही ज्यादा है NR2 से। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा सीक्वेंस बन गया, देखते देखते पता ही नहीं चला। इसको नोट कर लीजिए सीक्वेंस। अच्छा, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा OR2 ऊपर कैसे, OH2 से, या NR3 ऊपर कैसे NH3 से, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अच्छा, यही सीक्वेंस आपका फिर, ओहो वेट अ सेकंड, एक मैंने चीज गलत लिख दी। ये OH है, ये OR नहीं है, मतलब पहला वाला OR है, दूसरा वाला OH है। अच्छा, मैं आपको एक्सप्लेन ऊपर कर दे रहा हूँ, यहाँ मैं ऊपर यहाँ पे एक चीज लिख दे रहा हूँ जो आपने पूछी अभी। अच्छा, उसे पूछने से पहले मुझे एक आपको चीज और बतानी पड़ेगी। मैंने दो बॉन्ड लेंथ बनाई है, OC और OH। तो अगर दोनों बॉन्ड लेंथ में हम लोग कंपेयर करें तो कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, कौन सी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, क्या बता सकते हो? कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, कौन सी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी? ऑफ कोर्स आप बता लोगे OH बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटी होगी, OC बॉन्ड लेंथ जो है वो बड़ी होगी, लाइक समझ लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, अगर बात की जाए यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की और यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर की, ठीक है। अब देखिए, चूंकि रिलेटिव फिनोमेना में जा रहे हैं इसलिए मैं ऐसे बड़ा वाला जूम करके दिखा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं होंगे, यहाँ मैंने दिखा दिए हैं, ये समवॉट यहाँ होंगे। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ नहीं होंगे, ये समवॉट यहाँ होंगे, बट सिंस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो इस वजह, सॉरी, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो दोनों ही जगहों पर ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, दोनों ही जगहों पर, पहले में भी और दूसरे में भी ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा होगा। अब बात यह है कि कहाँ ऑक्सीजन ज्यादा लेकर के जा रहा है, तो ऑफ कोर्स आप पाओगे कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, कार्बन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। ठीक, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन देने में थोड़ी आनाकानी कर रहा होगा ऑक्सीजन को, और हाइड्रोजन जो वो तो कह रहा है भैया देखो हम तो गरीब इंसान है, हमसे ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इलेक्ट्रॉन तो हमसे सब ले ही जाते हैं।
हाइड्रोजन से आप देखोगे बहुत कम होगा, हाइड्रोजन बेचारा इलेक्ट्रॉन पाएगा, निजी प्राणी है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो बेचारा हमेशा इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाता, हमेशा दे करके जाता है। तो क्या होगा, इस वजह से ऑक्सीजन जो है यहाँ डेल्टा नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा होगा और यहाँ डेल्टा नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर कम होगा। अच्छा, अब अगर डेल्टा नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा है तो जो इसकी इलेक्ट्रॉन की भूख है, मतलब आपने इसको ग्रुप से किसी कनेक्ट कर दिया और सेम ग्रुप से यहाँ इसको भी कनेक्ट कर दिया, तो अब ऑक्सीजन ने कहा जाएगा चलो बेटा इलेक्ट्रॉन खींचो। तो जो फर्स्ट केस है वो उसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कम खींचेगा, दूसरे केस में ज्यादा खींचेगा। क्यों? क्योंकि अभी उसकी भूख शांत नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ कहलाएगा इसका माइनस आई जो है वो कम है और यहाँ कहलाएगा इसका माइनस आई ज्यादा है। ठीक है, बात क्लियर है? प्रियांशी तुमने पूछा था नहीं? हाँ ठीक है। अच्छा, कोई और किसी को डाउट हो तो बता दीजिए वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, अब आप आगे बढ़ने से पहले, भैया भैया गलती हो गई, आपको जो याद रखने हैं इसमें मैं सर्किल कर दे रहा हूँ, मैं नोट में रेड कलर से सर्किल करूंगा। आपको ये सीक्वेंस, रिलेटिव सीक्वेंस याद रहना चाहिए, बिकॉज यू विल फील कि दीज आर रीअपियरिंग ओवर एंड ओवर, बहुत बार ये रिपीट होंगे। मैं सारे नहीं बोलूंगा याद रखने के लिए, बट स्टिल यू मस्ट रिमेंबर एटलीस्ट दीज, इतने तो आपको याद रखने चाहिए हर हाल में, ये बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है, इनका रिलेटिव सीक्वेंस याद होना चाहिए। देखो FCl BRI याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये एक है, दैट मींस आई एम आस्किंग यू टू रिमेंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं आपसे 8 सीक्वेंस रिलेटिव याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, हालांकि सबका जनरल एक्सप्लेनेशन भी है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कनेक्ट हो, उससे कनेक्ट हो, ये आप आराम से एक्सप्लेन भी कर सकते हो अगर चाहो तो। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया सीक्वेंस ऑफ माइनस आई, बस इंडक्टिव इफेक्ट में इतना ही, इससे ज्यादा मैं इंडक्टिव इफेक्ट में कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्रॉब्लम जो भी होंगी इंडक्टिव इफेक्ट की वो हम लोग साथ ही में करेंगे जब सारे इफेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला इफेक्ट है जो सेकंड है, दैट इज, मैंने क्या लिखा था, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, वही मैं कुछ पॉइंट्स लिख दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज टेम्परेरी इफेक्ट, इट इज the only टेम्परेरी इफेक्ट, मतलब बाकी सारे इफेक्ट परमानेंट है, बस यही आपका टेम्परेरी है। ठीक है, इट इज टेम्परेरी इफेक्ट, it is found in molecules having pi bond। pi bond जहां दिखेगा वहीं पे आपका इफेक्ट आता है। it appears in presence of क्या, it appears in presence of attacking reagent and disappears if, pardon my writing, attacking reagent is removed। मतलब 3 पॉइंट इसके लिए बस जानने वाले हैं, टेम्परेरी है, सिर्फ पाई बॉन्ड जहां दिखता है वहीं आता है, और क्या कहते हैं, ये आपका अटैकिंग रिएजेंट जब आएगा तभी सामने आएगा, और जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट चला जाएगा तो तुरंत ये इफेक्ट भी चला जाएगा। मुझे एक चीज बताने दीजिए, ये जो है इफेक्ट जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, मतलब अथाह स्ट्रॉन्ग, मतलब कोई सीमा नहीं इसकी स्ट्रेंथ की, और ये इफेक्ट हम बहुत बार अप्लाई करेंगे, मतलब हद बार अप्लाई करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सिर्फ एल्केन चैप्टर ऐसा होगा जहां ये इफेक्ट सबसे कम अप्लाई किया जाएगा, उसके बाद तो हर चैप्टर में इसका धनाधन यूज है, जहां पाई बॉन्ड है वहां इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, लेकिन हमको पता भी नहीं चलेगा हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, और ये अप्लाई होता भी जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स से हम लोग के पास में ये है, ठीक है, इसमें अगर मान लीजिए हम H+ को लेकर के आए, तो अब H+ क्या है कि अगर मान लीजिए आपने H+ को उठाया, लेट्स से, लेट मी पिक दिस H+, तो अगर आपने H+ को ले लिया
और H प्लस को ले करके आपने कहा चलो पाई बॉन्ड के पास लेकर के आए, तो देखो क्या होगा, पाई बॉन्ड के पास जैसे ही आप H प्लस को लेकर के आओगे तो ये H प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना, H प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इनमें से कोई एक कार्बन अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पूरी तरह शिफ्ट कर देगा H की ओर, तो आपको कुछ ऐसी चीज मिल जाएगी। कहीं एक जगह मैंने H लगा दिया, कहाँ लगाया उससे कोई मतलब नहीं। तो अब दूसरे कार्बन को एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो गया है, तो उसके ऊपर प्लस आ जाएगा। ठीक, अब आपने कहा नहीं मजा नहीं आ रहा, आपने कहा नहीं हटाओ ये H प्लस को हटाओ, तो आपने H प्लस यानी अटैकिंग रिएजेंट को हटा दिया। जैसे ही आपने H प्लस को हटाया, तो मैं एक बार हटा के पहले मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, इसको आपको लिखना नहीं है। अगर आपने H प्लस को हटा दिया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और माइनस आते ही प्लस और माइनस अगल बगल ये लोग आपस में क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे, वापस से पाई बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इफेक्ट टेम्परेरी है। ठीक है, तभी तक रहता है, तभी तक रहता है जब तक आपका अटैकिंग रिएजेंट है। जैसे अटैकिंग रिएजेंट गया, ये इफेक्ट भी चला गया। ठीक है, इसको अब नोट कर लीजिएगा। इस जगह पर आपका ये जो पाई बॉन्ड है उसने इलेक्ट्रॉन H प्लस को डोनेट किया। ठीक है, जल्दी से इसको कवर करके आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटा इफेक्ट है, ये 10 मिनट में खत्म हो जाता है। अगर आप गौर से देखो तो इस समय ये जो हमारा पाई बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। इस समय इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देखो एरो कैसे बना है, एरो मीन्स इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर से इधर, तो इसलिए हम बोलते हैं इस ग्रुप का प्लस ई इफेक्ट है। फालतू की चीज एक भी बार नहीं पूछूंगा और ना ही एग्जाम में आएगी, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, इसका प्लस ई इफेक्ट कहलाएगा। जो लोग भूल गए हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो, तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो होंगे उनके इफेक्ट को अपन पॉजिटिव बोलेंगे, तो इसलिए यहाँ पे इस वजह से मैं इसको प्लस आई प्लस ई बोल रहा हूँ। ठीक है, और कोई मेरा मकसद नहीं है यहाँ। अच्छा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बार प्लस ई का लिया तो एक माइनस ई का भी ले लेते हैं। मैं हर बार यही एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि यही हमारे कोर्स में सबसे ज्यादा आएगा। लेट्स से आपने इसको Cn माइनस से रिएक्ट करा दिया। अच्छा अभी तक मैंने ये पॉइंट नहीं दिया, एक दो टर्म और नए इंट्रोड्यूस किए थे मैंने, उसके बारे में बताया नहीं। एक अटैकिंग रिएजेंट मैंने टर्म बताया था। अटैकिंग रिएजेंट का मतलब होता है, जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो Cn माइनस विल बी कॉल्ड अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट की एक चाह होती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन चाहता है या वो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं चाहता है। ठीक है, ये अटैकिंग रिएजेंट की खास बात है। वो या तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, वो जनरली न्यूट्रल नहीं होता, मतलब वो ऐसा बंदा नहीं होता कि उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा ये जो चीज है इसको अपन बोलते हैं सबस्ट्रेट। जिससे भी अटैकिंग रिएजेंट रिएक्ट करता है उसे हम सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। सबस्ट्रेट इज समथिंग विद व्हिच अटैकिंग रिएजेंट इंटरैक्ट्स। अब देखना जरा, इस कार्बन के ऊपर है डेल्टा प्लस, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन से कनेक्शन है, तो ये Cn माइनस जाकर के यहाँ पे अटैक कर देगा। अटैक क्या करेगा, वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, मजबूरी में ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो हमारे पास देखो क्या आएगा, ये आया O माइनस, यहां से क्या अटैच हो गया Cn। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं, अगर इन दोनों एरोज जो मैंने पहले बनाए उसमें सबसे पहले ये एरो बनाया जाएगा और फिर ये एरो बनाया जाएगा। ठीक है, मतलब जब Cn माइनस आया है उसके बाद बॉन्ड टूटा है, पाई बॉन्ड। ये मत दिमाग लगा देना अच्छा ये कीटोन खड़ा हुआ है, चलो क्या करते हैं आज तो कुछ करने के लिए है नहीं, लो चलो पाई बॉन्ड तोड़ दिया अपना। हम क्या बन गए, हम ये बन गए। और जैसे ये बन गया, अच्छा वो Cn माइनस आ रहा है वहां से, तो Cn माइनस को यहाँ जोड़ दिया ना, ये बिल्कुल गलत कहानी कहलाएगी। पहले Cn माइनस आएगा उसके बाद आपका पाई बॉन्ड टूटेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, कुछ लोग होते हैं होशियार, पहले ही बॉन्ड तोड़ के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं नहीं हमने तो बॉन्ड तोड़ दिया आओ, तो ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है, तो हमारा ये बनेगा। अच्छा आप इसी जगह पे अगर Cn माइनस को हटा दो, Cn माइनस को अगर आप हटा दोगे तो वापस से वो पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो Cn माइनस इस समय क्या है, एक अटैकिंग रिएजेंट है। जब तक अटैकिंग रिएजेंट रहेगा आपका ये इफेक्ट भी रहेगा। वंस अटैकिंग रिएजेंट इज गॉन योर इफेक्ट विल बी गॉन। ठीक है, तो आप चूंकि मेरे से पढ़ रहे हो तो एक्चुअली आप ये नहीं कभी करना कि पहले ही बॉन्ड तोड़ के बैठ जाना। जो लोग आज दिन तक ये करते आए हो कि नहीं पहले ही बॉन्ड तोड़ के हम बैठे हैं और अटैकिंग एजेंट रहे, तो बेवकूफ कहलाते हैं वो लोग, आप मेरे स्टूडेंट नहीं कहलाओगे। मैं मना कर दूंगा, मैंने नहीं पढ़ाया था। ठीक है,
तो ये देखेगा, ये आपका माइनस, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बंदा जो है, अरे अरे अरे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है आपकी बार, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका हम लोग बोल देते हैं ये EWG। तो इसका सॉरी, इसका प्लस ही नहीं कहलाएगा, इसका माइनस ही इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बस इंडक्ट हमारा ई इफेक्ट खत्म। थर्ड, इसको नोट कर लीजिए। वाओ, माय पर्सनल फेवरेट। अमेजिंग इट इज, मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। मतलब एक होता है, एक आप बोलोगे कि एक है स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, एक है वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, और एक है महा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। तो हम इसको बोलते हैं ये है महा स्ट्रॉन्ग, हमारे लिए महा की कैटेगरी दी जाती है इसको। ठीक है, महा आप जानते होंगे, जैसे कि देवों के देव महादेव होता है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग महा स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसको हम महा स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में रखेंगे। तो इसके बारे में भी चंद शब्द। पहली चीज, इट इज परमानेंट, ऑफ कोर्स परमानेंट है। इट इज प्रेजेंट इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है मैं बता दूंगा बाद में। मैंने थोड़ा सा लिखाने का तरीका अपना चेंज किया है, मैं पॉइंट वाइज लिखा रहा हूँ ताकि यहाँ जल्दी से कहानी लपेट दूंगा। तो ये पहली चीज है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होगा। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, मतलब ऑल्टरनेट। कॉन्जुगेट वाला लेमैन के टर्म में अगर बोल दो तो ऑल्टरनेट वाले जो सिस्टम होते हैं, ऑल्टरनेट, या आप बोल सकते हो गैप ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है ट्रांसफर से बेटर वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है डीलोकलाइजेशन। क्या टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, वाह। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, सॉरी फ्रॉम ना लिखे, अच्छा वर्ड यूज कर रहे हैं। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन entire molecule, entire or part of molecule। मतलब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अच्छा, पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो हो सकता है पूरे पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में कर रहा हूँ, ठीक है, और हो सकता है कि कुछ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल में कर रहा हूँ। ठीक है, और क्या हम इसके बारे में लिखेंगे। डीलोकलाइजेशन से क्या होता है, डीलोकलाइजेशन से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिक हो जाता है। तो डीलोकलाइजेशन maintains electron distribution in entire molecule। तो उससे फायदा क्या है, which brings electronic symmetry। तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री आ जाती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री आने से क्या फायदा होता है, आपको मालूम होगा कि इस नेचर की खास बात यह है कि नेचर में जो चीजें सिमेट्रिक हैं वो ज्यादा स्टेबल है। इनफैक्ट उन्हें बनाना आसान भी होता है। आप छोटी से छोटी चीज से लेकर के बड़ी से बड़ी चीजों को देख लीजिए, ज्यादातर आप पाओगे कि वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब दे विल हैव सम सॉर्ट ऑफ सिमेट्री इन देम, लाइक जैसे आप अपने आप को ही देख लीजिए, तो आपके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, आप बीच से खुद को काट सकते हो, दो सिमेट्रिक पार्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, ऐसे ही क्या कहते हैं आपके, जैसे आपका बिल्डिंग्स हो गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं बिल्कुल सिमेट्रिक मैनर में ऐसे बनाई जाती हैं, यूं। ठीक है, इस टाइप से बिल्डिंग बनाई जाती है। बहुत रेयरली विरली बिल्डिंग मिलेंगी, पता नहीं मिलेंगी भी नहीं, जो इस टाइप से बनी होंगी, तब बहुत कम। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऐसा बनाना बहुत मुश्किल है, सिमेट्रिक नहीं है, इसमें नहीं बना, बहुत मुश्किल है काम बनाना। ठीक है, यही नहीं, अगर आप जैसे मधुमक्खी के छत्ते को देखें, मधुमक्खी के छत्ते जानते हैं, हनी बी का जो होता है, खून जो बनाता है वो, तो वो भी जो छत्ता होता है उसमें हेक्सागोनल शेप होती है।
सारे के सारे जो उसके छत्ते होते हैं वो ऐसे करके होते हैं। अगर आपको मालूम हो, आपने 10th में बायोलॉजी में पढ़ा होगा, एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ आपको याद हो, बट स्टिल डिस्कवरी में दिखा देते हैं कभी कभी। तो ऐसे करके होते हैं, और ये सारे के सारे सिमेट्रिक हैं अगर आप गौर से देखें। ऐसा नहीं है कि उसको कहीं ट्रेनिंग दी गई थी कि नहीं बेटा लो हेक्सागोनली बनाना देखना वरना ये बनेगा नहीं, नेचर ने सिखा के भेजा उसे। तो सिमेट्रिक चीजें जो होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। तो इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। बहुत जबरदस्त चीज है ये। ठीक है, अच्छा अब आप ये भी बता सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, बहुत ढीले बंधे होंगे। बहुत लूजली बाउंड होने के चलते ये जो इनको शिफ्ट करना थोड़ा आसान होगा। तो हम लोग बोलते हैं कि चूंकि इन्हें शिफ्ट कराना आसान है, दैट मीन्स इट विल बी ए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, जो मैंने महा स्ट्रॉन्ग बोला था। इट विल बी ए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, क्योंकि इंग्लिश में लिख रहे हैं, सो दैट्स व्हाई वी कांट यूज महा स्ट्रॉन्ग वर्ड, अदरवाइज मैं तो लिख देता। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बाउंड होते हैं, अगर उन्हें इधर उधर कराना है तो यू कैन ऑलवेज डू इट वेरी इजीली। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये कुछ चीजें हुई जिसमें मैंने आपको बताया कि होता क्या है। पहली चीज, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल में हो सकता है, थोड़े से में हो सकता है, और लूजली बाउंड होते हैं इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये हमारा रेजोनेंस है। ठीक है, अच्छा यहाँ मैं एक चीज लिख रहा हूँ, दो टर्म मैंने डिफाइन किए थे, एक लिखा था मीजोमेरिक और एक लिखा था मैंने रेजोनेंस। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है? बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। कोई अगर बोलता है तो आप बोल दो ऑलमोस्ट सेम है। अगर मान लो सड़क चलते कोई मिल जाता है तो बोल देना दोनों सेम है। मीजोमेरिक इज एग्जैक्टली द सेम एज रेजोनेंस, कोई गलती नहीं है। हाँ, जैसे मान लीजिए अब ये सिस्टम चूंकि आप पढ़ चुके हो इसलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ देखो गौर से, तो मैंने दो सिस्टम, ओ सॉरी मैंने उल्टे दिखा दिए, सॉरी। देखिए, इस वाले को यहाँ शिफ्ट करना है और इस वाले को यहाँ शिफ्ट करना है। ठीक, ये क्या है आपका पहले वाले केस में अगर आप देखोगे तो अगर आप रेजोनेंस दिखाओ तो आप कभी रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे फ्लो नहीं करा पाओगे, यूं ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज ऑक्सीजन कहेगा भैया हम बेवकूफ नहीं है। तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की, करेक्ट डायरेक्शन। कैसे आएगी बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ आप किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करा सकते हो, जहां मन करे। ये भी करेक्ट है ऊपर वाला और नीचे वाला भी करेक्ट है। तो यहाँ पर डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मीसोमेरिक में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, यहाँ डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। यू कांट मेक दिस ट्रांसफर टेक प्लेस, आप कर ही नहीं सकते। ये आप कर सकते हो दोनों साइड कहीं भी। तो रेजोनेंस में डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मीसोमेरिक में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मतलब मीसोमेरिक डायरेक्शनल होगा नेचर में, रेजोनेंस नॉन डायरेक्शनल होगा, होता सेम। ठीक है, नोट कर लीजिएगा करना चाहे। और हम लोग एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से इस रेजोनेंस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक टर्म और यूज किया है, पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर नहीं मालूम हो तो नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन्स विच कैन फॉर्म पाई बॉन्ड। जो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड बना देंगे उन्हें अपन पाई इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे। हमारे इस चैप्टर में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स को हम पाई इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? जो कि पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन हो सबसे पहले, उसको अपन बोल देते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर भी पाई बॉन्ड बना सकता है, हम लोग देखेंगे कैसे। और फ्री रेडिकल भी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, हम लोग देख लेंगे कैसे। ठीक है, इनको हम लोग बोलेंगे ये है पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो मैंने टर्म यूज किया था कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो अब वो भी एक बार जान लीजिए क्या होता है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, ये है सिग्मा बॉन्ड। तो जब भी पाई इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड होते हैं सिग्मा बॉन्ड से, तो अपन बोलते हैं ये सिस्टम है कॉन्जुगेटेड सिस्टम।
पाई इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, तो हम उसे बोलते हैं ये है हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक केस ले लेते हैं, जैसे एक बहुत अच्छा सा केस है ये, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप देखो गौर से, अच्छा एक चीज यहाँ मैंने लिखना भूल गया, लोन पेयर के साथ है नेगेटिव चार्ज भी। पाई इलेक्ट्रॉन में 4 लोग आ जाएंगे, पाई बॉन्ड, लोन पेयर, फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री रेडिकल और नेगेटिव चार्ज। हालांकि आगे आपको क्लियर हो ही जाता। देखो जरा गौर से, यहाँ पर क्या है कि ए डबल बॉन्ड बी है और बी ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है सी से, सी के ऊपर समवॉट नेगेटिव है। लेट मी टेल यू नेगेटिव कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। अपन बात कर चुके हैं कार्बोनाइन जब फॉर्मेशन कर रहे थे वहां पे। अच्छा आप एकदम थोड़ा ये समझने की कोशिश करिएगा, तो आप कुछ ये मान लीजिए कि जैसे रेजोनेंस इज जस्ट लाइक, कि मैं हमेशा बताता हूँ जस्ट लाइक ए कैच कैच के गेम की तरह। आप लोगों ने खेला कैच कैच के गेम में क्या होता है, मैं अगर आपने नहीं खेला है कैच कैच तो मैं बता देता हूँ। उसमें होता क्या है कि आप लोग अपने दोस्त लोग खड़े हो जाते हो सब लोग, और आप लोग के पास में एक बॉल होती है, हो सकता है ज्यादा हो, 2 3 कुछ भी कर सकते हो। जनरली हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग के पास ज्यादा बॉल नहीं, एक आध बॉल किसी मिलेगी तो कैच कैच खेलते थे। मतलब मैंने फेंका, दूसरा बंदा उसे पकड़ लेगा, इसको प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैच करना। फिर वो जो बंदा होता है वो किसी और को बॉल फेंक देता है, तो वो दूसरा बंदा भी कैच कर लेता है, मतलब कैच करना, इस प्रोसेस को नाम देते हैं। तो रेजोनेंस इज जस्ट लाइक प्लेइंग कैच कैच। अब कैच कैच के लिए देखो जरूरत है बॉल की। पहली चीज बॉल हमारे पास दिख रही है, हाँ। हम लोग क्या करेंगे, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अपन ट्रीट करेंगे कि जस्ट लाइक ये बॉल है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, हम लोग थोड़ा कोशिश करते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। तो अब अगर बात आती है देखिए सी की, क्या सी बॉल लेकर के आया है? यस, सी के पास आप बॉल देख सकते हो, बिकॉज दिख रहा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सी जो है वो बॉल लेकर के आया है। अच्छा, सी कैच कैच खेलना चाहेगा, ऑफ कोर्स। जो भी बॉल लेकर के मैदान में उतर आया तो ऑफ कोर्स वो कैच कैच खेलने के लिए आया है। आपको ये आर्ग्यू नहीं करेगा सर हो सकता है वो क्रिकेट खेलने आया हो ना, मैं नहीं, वो क्रिकेट बैंड है हमारे यहाँ से, तो वो हो सकता है कि वो कैच कैच खेलने के लिए ही आया है हमारे पास। तो कैच कैच खेलने के लिए क्या जरूरत है, सिर्फ बॉल होना जरूरी नहीं है, सामने एक बंदा भी होना चाहिए जो कैच कैच खेलने के लिए तैयार हो। तो सी बी से पूछता है क्या बी कैच कैच खेलोगे? ठीक है, क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूं, सी बी से पूछेगा क्या कैच कैच खेलोगे, तो बी बोलेगा ऑफ कोर्स, बल्कि मैं तो कैच कैच खेल रहा हूं। देखो किसके साथ, ए के साथ। देख सकते हो क्या ए ने बी के साथ पाई बॉन्ड बना रखा है। पाई बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला था पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को या पाई इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलेंगे, बॉल। तो इसका मतलब बी इज ऑलरेडी प्लेइंग कैच कैच विद ए। फिर से इसको रिपीट करता हूँ, सी अगेन बी से, क्या तुम कैच कैच खेल सकते हो? बी, हाँ मैं खेल सकता हूँ, बल्कि मैं तो खेल रहा हूँ। तो सी कहता है क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? बी खेलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो खेलने ही आया हूँ, मैं और कुछ करता ही नहीं हूँ, पढ़ता लिखता तो हूँ नहीं मैं। तो सी क्या करता है, सी कहता है लो कैच। तो सी अपने इलेक्ट्रॉन्स को फेंकता है बी की ओर। अच्छा, जैसे ही सी अपने इलेक्ट्रॉन्स को बी की ओर फेंकेगा तो ऑफकोर्स देखो क्या होने वाला है, अरे गजब चीज होने वाली है। बी, अब आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, लेट्स से अगर आपने एक बॉल कैच कर रखी है, आपके हाथ में एक बॉल है और दूसरा बंदा दूसरी बॉल आपकी ओर फेंकता है, तो मैं नहीं जानता, मतलब नॉर्मल बंदा ये होगा कि वो क्या करेगा, वो पहली बॉल को फेंक देगा, तब जाकर के वो दूसरी बॉल को कैच कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब सी ने इलेक्ट्रॉन्स फेंके तो बी ने क्या किया, बी ने इलेक्ट्रॉन्स उसके तो पकड़ लिए, लेकिन जो पहले इलेक्ट्रॉन्स है उसको उसे वापस फेंकना पड़ेगा। इसे टेक्निकल टर्म में अगर हम लोग बोलेंगे तो क्या होगा कि एज इलेक्ट्रॉन ऑफ सी विल मूव टुवर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, तो व्हाट विल हैपन, दीज इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इन पे लगेगा रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से ये दूर भागेंगे। ठीक है, आपके पास क्या चीज आ जाएगी, देखो आपके पास कुछ ऐसी चीज आ जाएगी, ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी। अब ए के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। देखो अब ए के पास बॉल आ गई। अब अगेन वही सेम स्टोरी, ए बी से पूछेगा बी क्या तुम कैच कैच खेलोगे? तो ए कह बी कहेगा ऑफ कोर्स मैं तो खेल रहा हूँ कैच कैच, किसके साथ? देखो सी के साथ। तो ये कहता है लो कैच, पर कैच करने में बात ये बी को पुरानी बॉल को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये देखो फिर आ गया पीछे। बात क्लियर हो रही है? तो ये फिनोमेना लाइफ टाइम चलता रहेगा, लाइफ टाइम मतलब लाइफ टाइम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये फर्स्ट केस है। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, अगर आप गौर से देखो तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड कहाँ है, लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड?
तो अगर आप बोलोगे कि लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड है बिटवीन ए एंड बी, तो मैं आपको तुरंत ये स्ट्रक्चर दिखा दूंगा, सेकंड वाला। अगर आपने बोला लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड है बिटवीन ए एंड बी, तो मैं आपको तुरंत सेकंड वाला स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। मैं देखो या तो बी और सी के बीच में। अगर आपने बोला सेकंड में पाई बॉन्ड, तो मैं तुरंत आपको पहला वाला स्ट्रक्चर दिखा दूंगा। मैं कहूँ देखो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो तो बी वन में पाई बॉन्ड की। तो आप बोलोगे ओके, तो क्या कंक्लूजन निकलता है? लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज बिटवीन ए एंड बी, ऑल्सो बिटवीन बी एंड सी, दोनों ही जगह है। ठीक है। अगर मैं पूछूं कि बताओ लोकेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज कहाँ है, अगर मैं पूछता हूँ कि टेल मी वेयर इज द लोकेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो आप नेगेटिव चार्ज बोलोगे अगर सर सी के ऊपर है, तो मैं बोलूंगा कहाँ भैया, देखो ये तो ए के ऊपर है। अगर आपने बोल दिया ए के ऊपर है, तो मैं बोलूंगा कहाँ, देखो ये सी के ऊपर है। तो मैं आपको घुमाता रहूंगा। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज की लोकेशन जो है वो ए पे है एंड सी पे है, दोनों पे है। तो इनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर अगर आप ले लीजिए, तो वो सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हम इन दोनों स्ट्रक्चर को, अब मैं थोड़ा सा साफ साफ लिख देता हूँ, बहुत गंदा मैंने यहाँ पे दो सर्कल बना दिए। तो अब कोई भी अगर आप एक स्ट्रक्चर देखोगे, तो दैट स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज विच आई हैव रिटन हियर। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर जो है इनको अपन बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 1 एंड 2 ये कहलाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसी को अपन बोल देते हैं रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर का भी नाम देते हैं। अच्छा, बात ये होती है कि अब कौन सा स्ट्रक्चर होगा जिससे हम सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर ले जाएं, तो वो स्ट्रक्चर कहलाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है, वो 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो अगर मैं हाइब्रिड बनाना चाहूं, तो देखो ये हाइब्रिड मतलब होता है मिक्स ब्रीड टाइप से। अगर आप गौर से देखो तो सिग्मा बॉन्ड तो दोनों ही जगह है, सिंगल बॉन्ड तो दोनों ही जगह है, डबल बॉन्ड कभी आ जाता है ए और बी के बीच में, कभी आ जाता है बी और सी के बीच में। तो मैं डबल बॉन्ड को कुछ ऐसे दिखा रहा हूं। ठीक, नेगेटिव कभी आता है ए के ऊपर और नेगेटिव कभी आता है सी के ऊपर। तो ये दोनों जगह हैं जहां नेगेटिव चार्ज अच्छे से आ सकता है। तो मैं ऐसे बना करके यहां लिख देता हूं माइनस। ठीक है, और अगर आप गौर से देखो, अगर आप गौर से देखो तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ए और सी पे, यानी टोटल नेगेटिव चार्ज है -1, और उसे बेयर कर रहे हैं दो लोग। दो लोग नेगेटिव चार्ज को बेयर कर रहे हैं, -1 चार्ज को दो लोग बेयर कर रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज पर पर्सन कितना नेगेटिव चार्ज बेयर कर रहा है, वो बेयर कर रहा है -12। तो आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख के -12 और -12 लिख दो। इन्हें अपन बोलते हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर ये जो मैंने बना रखे हैं, इन्हें हम बोलते हैं हाइब्रिड। दोनों में कोई बना दीजिए। अगर आपने ये बना दिया तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि पाई बॉन्ड जो है वो एक जगह नहीं है, वो दोनों जगह है। दूसरी चीज मैं ये भी समझ जाऊंगा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो एक जगह नहीं है, वो दोनों जगह है। ठीक है, तो ये हाइब्रिड कहलाता है। मैं सबके हाइब्रिड नहीं बनाऊंगा, मैंने बस एक बना दिया, बाकी आप और देखते रहिएगा खुद से। ठीक है, मैं दो जगह पे और हाइब्रिड बनाऊंगा, हालांकि बहुत केसेस आएंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट हो गया ये हमारा, सब चीजें नोट करिएगा एक्सेप्ट ये कि क्या कहते हैं 1 चार्ज 2 पीपल, ये मत नोट करिएगा। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, मुझे दो कंडीशन आज की डेट में और डिस्कस करनी है। आई होप आपने कर लिया और ये नोट। गुड, चलो। अच्छा, सेकंड कंडीशन इज समवट लाइक दिस। अब देखो, ये कुछ ऐसा केस है कि जैसे यहाँ दो लोग कैच कैच खेल रहे थे, ए और बी। सी चले आए, सी कहते हैं भैया हमें खिला लो। तो ऑफ कोर्स आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है कि अगर आप लोग ग्राउंड में खेल रहे हो और पता चला कोई एक तीसरा बंदा आ जाए कि भैया हमको खिला लो, भैया हमको खिला लो, प्लीज हमको खिला लो। तो वो ना तो बैट लेके आएगा, ना बॉल लेके आएगा, कुछ लेके नहीं आएगा, और आपको मजबूरी में उसे खिलाना पड़ जाता है, बिकॉज यू नीड पीपल मोर फन। कुछ इस तरीके की कहानी है।
तो यहाँ पे क्या है, सी कोई इलेक्ट्रॉन तो लेकर के आया नहीं, सी कोई बॉल लेकर के तो आया नहीं, बट ए और बी चूंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे तो बी कहता है चल लो सी कैच। तो बी जो है वो इलेक्ट्रॉन को सीधे सी को फेंक देता है। हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ ऐसे, और ए के ऊपर आ जाएगा प्लस। अब ए उस कैटेगरी में आ जाएगा कि जो सीधे आ गया रोते रोते हमको खिला लो, हमको खिला लो, हमारे पास बॉल नहीं, हम गरीब है, तो ये लो। तो सी जो है वो तुरंत बी की ओर इलेक्ट्रॉन्स को फेंक देगा। कुछ ऐसी कहानी है, ठीक है। और ये कहानी लाइफ टाइम चलती रहेगी। हाँ, अगर इसका हाइब्रिड बनाना है तो हाइब्रिड कैसे बनेगा, हाइब्रिड कुछ ऐसे बन जाएगा। अगर आप पूछोगे डबल बॉन्ड कहाँ है तो आप देखोगे डबल बॉन्ड दोनों जगह है। तो या तो ऐसे हाइब्रिड बना दो, या फिर आप ऐसे हाइब्रिड बना सकते हो। ठीक है, थर्ड, इसको नोट करिएगा। थर्ड, थर्ड है ये। अब मुझे बताने की इसमें जरूरत नहीं है, आई होप आप ये समझ रहे हो कि भैया ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी क्या बॉल लेकर गया, यस, तो क्या वो कैच कैच खेलना चाहेगा, यस। पर सी के अकेले चाहने से क्या होता है, बी से पूछो, बी क्या तुम कैच कैच खेल रहे हो, बी कह रहा है हाँ मैं कैच कैच खेल रहा हूँ ऑफकोर्स ए के साथ में, तो सी कहता है लो कैच। भैया प्रीवियस वाली बॉल को उड़ा देना होगा। क्या आएगा हमारे पास, ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, ए पे माइनस, सी ने चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो सी के ऊपर प्लस। ये कहानी आपकी रिवर्स भी हो जाएगी, ठीक है। थर्ड कंडीशन ये हो गई। इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, थर्ड कंडीशन को, इसको हम लोग पढ़ते कुछ ऐसे हैं, इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, थर्ड वाली कंडीशन को हम लोग पढ़ेंगे कैसे, थर्ड वाली कंडीशन को वी विल रीड एज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, या फिर इसको ऐसे बोलेंगे कि डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर आर इन कॉन्जुगेशन, ठीक है। अच्छा, ये कहानी आप ऊपर भी कर सकते थे। आप यहाँ इस ऊपर वाले सेकंड वाले केस को कैसे पढ़ोगे, सेकंड वाले केस को पढ़ेंगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस को हम बोलेंगे डबल बॉन्ड पॉइंट प्लस आर इन कॉन्जुगेशन। सिमिलरली आप फर्स्ट वाले को भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो जरा दिमाग लगाओ, बताओ क्या यहाँ रेजोनेंस होगा। सोचो, मैं बताता हूँ। क्या आपसे कोई पूछे कि बताओ यहाँ रेजोनेंस होगा, बोलो, देख लेते हैं कैसे। ए, क्या तुम बॉल लेकर गए हो, यस लाया है। तो क्या ए तुम बॉल फेंक सकते हो, हाँ ए बिल्कुल बॉल फेंक सकता है, लाया इसीलिए फेंकने के लिए। अब पूछो तो भैया बी से, क्या बी तुम कैच कर सकते हो, तो बी क्या बॉल को कैच कर सकता है। देखिए दिमाग क्या लगाएंगे अपन, ये जो मैंने बनाया ये वेकेंट ऑर्बिटल है, तो वेकेंट ऑर्बिटल में क्या इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, अरे वेकेंट ऑर्बिटल में अगर नहीं जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो कहाँ जाएगा। तो ए बॉल फेंकेगा, बी उसे कैच कर लेगा, तो आपके पास कुछ ऐसी चीज आ जाएगी। जब चाहो आप इस स्टोरी को ऐसे रिटर्न कर सकते हो। क्या यहाँ रेजोनेंस है, ऑफ कोर्स। क्या बी, ए तुम इलेक्ट्रॉन लेकर के आए हो, यस ए नेगेटिव चार्ज लाया है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के आया है, यानी बॉल लेकर के आया है, तो ये बॉल फेंकेगा। क्या बी तुम इलेक्ट्रॉन कैच कर सकते हो, यस बी के पास में वीकेंड ऑर्बिटल है। नोट करिए सर, किसी को कोई डाउट हो तुरंत अनम्यूट करके पूछ लेना भैया। चलो बहुत देर से यही सब इलेक्ट्रॉन ला रहा था। देखिए क्या यहाँ रेजोनेंस है, क्या बी इलेक्ट्रॉन पेयर लाया है, नहीं क्या बी बॉल लेकर के आया है, यस, तो कैच कैच खेलने की इसकी पूरी इच्छा है। पर बात है ए से पूछो, क्या तुम कैच कैच खेल सकते हो, क्या तुम क्या इलेक्ट्रॉन कैच कर सकते हो, यस, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, प्लस, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डबल बॉन्ड बी, और अब बी के ऊपर प्लस आ जाएगा। अच्छा ऊपर वाले केस में बी के ऊपर नेगेटिव दे दीजिएगा, वाई, बिकॉज बी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, अर्लियर बी वॉज न्यूट्रल, तो बी के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, ये जो नीचे वाले केस में जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा बी के ऊपर प्लस आ जाएगा। ये कहानी आप जब चाहो तब रिटर्न भी कर सकते हो, लाइक दिस। नोट कर लीजिए इसे भी।
ये है वन ऑफ द मोस्टली यूज्ड क्या बोलते हैं रेजोनेटिंग केस। यहाँ पे क्या है, ये है, इसको हम पढ़ते हैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या फिर इसको अपन बोलते हैं कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड। बहुत यूज होगा ये, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहानी आती है। देखो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि एक ग्राउंड था जहाँ पे दो टीम थी, वो अलग अलग कैच कैच खेल रही थी। तो उन्होंने कहा यार हम लोग साथ में खेल लेते हैं, लाइक ए और बी आपस में खेल रहे थे, सी और डी आपस में खेल रहे थे। तो क्या हुआ कि ए ने कहा, ए और बी खेल रहे थे, तो बी ने खेलते खेलते अचानक से बॉल सी को फेंकी। तो बी ने जैसी बॉल सी को फेंकी, तो सी को हड़बड़ाहट में अपनी पुरानी बॉल को ड्रॉप करके डी को भेजना पड़ा। तो कुछ ऐसी चीज आ जाएगी हमारे पास। क्या हुआ, बी और सी के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, डी और सी का बॉन्ड टूट गया, ए और बी का बॉन्ड टूट गया, तो ए के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, डी के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और देखिए आप जब चाहो तो ये स्टोरी रिपीट भी कर सकते हो, इसको वापस रिवर्स कर सकते हो। अगर आपको अब दिख रहा हो, अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखो, ये केस बन गया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस वाला, और ये केस बन गया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस वाला। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस से फेंक देगा, ऐसे करेंगे। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर फेंकेगा तो मजबूरी में, अच्छा ये एरो थोड़ा सा गड़बड़ आया है मेरा, पहले वाला ये एरो मेरा थोड़ा सा गड़बड़ आया, इसको देखिए कहाँ आना चाहिए था, मैंने देखिए खुद गलती कर दी। ये एरो ठीक यहाँ बीच में आना चाहिए था। अच्छा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा तो मजबूरी में इस सी को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को फेंकना पड़ेगा, किसकी ओर, बी की ओर। तो बी की ओर जैसे ही आप फेंकोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, ये तुरंत आपस में क्या बना देंगे, बॉन्ड। तो अपन क्या करते हैं, हम लोग इस तरीके से नहीं एरो को दिखाते हैं जैसे मैंने अभी दिखाया, हम इसको डायरेक्ट ऐसे शिफ्ट दिखाते हैं, यूं। क्या आ जाएगा हमारे पास, वही कहानी जो कि पहले थी। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अच्छा, आप एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बना सकते थे। मैंने डी की ओर शिफ्टिंग दिखाई है, आप चाहते तो इलेक्ट्रॉन पेयर को ए की तरफ भी शिफ्ट दिखा सकते थे, बस जस्ट ऑपोजिट हो जाता, लाइक दिस। लेकिन वहां आपको शिफ्टिंग कुछ ऐसे दिखानी पड़ती, इलेक्ट्रॉन्स का एरो कुछ ऐसे बनाना पड़ता। मैं रेड कलर से बना रहा हूं, कुछ ऐसे बनाना पड़ता, लाइक दिस। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते। अच्छा, और रिटर्न करने के लिए यही कर देते हैं फिर से। ठीक है, अच्छा कोई बोलते हाइब्रिड क्या होगा इसका, इसका हाइब्रिड इंपॉर्टेंट है। ए डबल बॉन्ड बी, सॉरी डबल बॉन्ड आप कहाँ कहाँ देख सकते हो, आई होप आप डबल बॉन्ड ए के बीच, ए के बी के भी बीच में देख सकते हो, आप बी और सी के बीच में भी देख सकते हो, आप सी और डी के भी बीच में देख सकते हो। तो ये देखो डबल बॉन्ड, मजे की चीज बताओ, ए के ऊपर ऑन एन एवरेज कितना चार्ज जा रहा है, देखो ए यहाँ पे न्यूट्रल है, सेकेंड स्ट्रक्चर में ए पॉजिटिव चार्ज है +1, थर्ड स्ट्रक्चर में ए के ऊपर -1 है, तो ओवरऑल ए के ऊपर 0 चार्ज जा रहा है। सिमिलरली डी के ऊपर भी 0 एवरेज चार्ज जा रहा है। अगर तीनों में आप चार्ज को एवरेज निकालो तो 1 + 1 - 0 डिवाइडेड बाई 3 होगा, तो ये 0 आ रहा है एवरेज, कहीं पे कोई चार्ज नहीं, यही आपका हाइब्रिड है। ठीक है, चलिए फिर अभी और एक दो केसेस बाकी हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने सोचा था एक ही करूंगा, ज्यादा हो गया, एक इसको लिख लीजिए, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ, और आगे की क्लास में जो हमें चीज करके आनी है वो मैं बता देता हूँ। प्लीज इसको ढंग से पढ़ के आइएगा, प्लस अगर पढ़ते समय कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हो सर ये कैसे हो गया, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया है, एक टर्न में मैं कभी ये तीनों चीजें डिस्कस नहीं करता, बट फिर भी आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। चलिए मिलते हैं फिर बाद में, बाय बाय।